Good morning student. This is the next video for class 12th, chapter 9 financial management. तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट डिसीज़न के बारे में। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीज़न एंड शॉर्ट टर्म डिसीज़न। लॉन्ग टर्म डिसीज़न को आप जानते हो कैपिटल बजटिंग डिसीज़न के भी नाम से। इसमें हम बड़े बड़े जो भी ह्यूज असेट्स होते हैं उनमें आप कोशिश करते हो कि इनके बारे में आप डिसीज़न ले सको, अच्छा डिसीज़न ले सको। आपका एक गलत डिसीज़न आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी आप इतना बड़ा रन कर रहे हो, देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व और देयर इज़ ऑल्सो चांसेस ऑफ ह्यूज लॉस। जितना बड़ा आप कैपिटल बजटिंग डिसीज़न लेंगे उतना ही आपको बड़ा लॉस भी होगा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल डिसीज़न, शॉर्ट टर्म, जिसको हम शॉर्ट टर्म डिसीज़न कहते हैं, उसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीज़न भी कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल डिसीज़न क्या होता है, जिसमें कि हम लोग डिसीज़न क्या लेते हैं, छोटे जो डे टू डे वर्किंग होती है, यानी कि आज कल की जो वर्किंग होती है उसके बेस पे हम डिसीज़न लेते हैं कि अगर जो डे टू डे वर्किंग है वो कितनी अच्छी है, कितनी फ्रूटफुल है, जिससे हम डे टू डे जो हमको रॉ मटेरियल लेना है, सप्लायर को पैसा देना है, सैलरी देनी है, वेजेस देना है, ये सब हम उससे फुलफ़िल कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइनेंसिंग डिसीज़न। अब फाइनेंसिंग डिसीज़न होता क्या है, देखिए। फाइनेंसिंग डिसीज़न इज़ अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। यानी कि फाइनेंसिंग डिसीज़न क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज, यानी कि अच्छा अमाउंट रेज़ करना, लॉन्ग टर्म अमाउंट रेज़ करना फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। यानी कि जो हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज है उसके बेस पे हमको लॉन्ग टर्म फंड को, फाइनेंस को रेज़ करना है। इट डील्स विद डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये डील कर रहे हैं बहुत वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम ईच सोर्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। और ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स हैं उनसे हम पैसा जनरेट कर पाएँ, पैसा निकाल पाएँ, जो पैसा रेज़ करें उतना पैसा हमको मिल भी जाए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। यानी कि होल एंड सोल फाइनेंसिंग डिसीज़न क्या होता है, जहाँ से आपको कहाँ से लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल सकता है, अब वहाँ से लॉन्ग टर्म फाइनेंस की व्यवस्था करिए। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो सोर्सेज क्या हैं, आपको एक तरह से मदद करते हैं कि अमाउंट जो है वो डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस से डिफरेंट तरह से कैसे आप रेज़ कर सकते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर, अब मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है क्या, पहला शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड। यानी कि पहला है शेयर होल्डर या ओनर फंड, यानी कि इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके रिटेन अर्निंग मेंटेन करके। यानी कि जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जहाँ पर हमने इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग, तो ये सब आ जाते हैं शेयर होल्डर्स में। डिबेंचर्स को छोड़ के, डिबेंचर्स बोरोड फंड में आता है। सेकंड पॉइंट क्या है, बोरोड फंड, ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स है, तो उसमें डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, ये सारे जो होते हैं वो आते हैं बोरोड फंड में। ओके, नाउ अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स फंड, दे कंसिस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। इक्विटी कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड में दो चीज़ आती है, पहला आता है इक्विटी कैपिटल, दूसरा आता है रिटेन अर्निंग। तो इक्विटी कैपिटल, इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ये कंपनी में ऐसे ओनर्स होते हैं, ऐसी कंपनी के ओनर्स होते हैं जो कि कंपनी की उस टाइम पे मदद करते हैं जिस टाइम तो कंपनी को पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, विदाउट एनी टेक केयर ऑफ देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, वो जब उनको प्रॉफिट होता है तभी इन लोग को डिविडेंड मिलता है। इन लोगों से वोटिंग राइट होता है बिकॉज दे आर दी ओनर। तो एक तरह से इनका पैसा सिर्फ बिज़नेस में लगना है, बिकॉज दे आर दी ओनर, तो सिर्फ पैसा लगाते हैं बिज़नेस में। तो पैसा लगाना तो इक्विटी कैपिटल हो गया। रिटेन अर्निंग क्या हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया जब कंपनी को अच्छे खासे अमाउंट में पैसा मिलता है, यानी कि पेमेंट मिलती है, प्रॉफिट होता है, तो उसका वो कुछ पोर्शन क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, अर्निंग के तौर पे रिटेन कर लेते हैं,
उसी को हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं या फिर रिटेन अर्निंग कहते हैं या फिर रिटेन प्रॉफिट भी कहते हैं। प्रॉफिट का कोई एक हिस्सा जो आपने बिज़नेस की डेवलपमेंट के लिए, बिज़नेस की प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए, यानी कि अगर मान लो बिज़नेस में कोई रिस्क आ रहा है जिसकी वजह से हमको लॉस हो रहा है तो उससे रिटेन अर्निंग कंपनसेट कर सकती है उस तरह के लॉस। अब यहाँ पर बोरोड फंड और शेयर होल्डर फंड में दो ही चीज़ें, इक्विटी एंड रिटेन, ये मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं बोरोड फंड। अब बोरोड फंड क्या होता है, इसमें आते हैं डिवेंचर्स। दे रिफर्स टू फाइनेंस रेज एज डिवेंचर्स और अदर्स फॉर्म ऑफ डेट। ये जो डिवेंचर्स होते हैं फ़ंड को कैसे रेज़ करते हैं, ये इस तरह से रेज़ करते हैं कि जिस भी, जैसे हमको लोन के पब्लिक से हम लोन ले लें, लोन क्या हो गया, यही डिवेंचर्स को अपने बेच के लॉन्ग टर्म लोन ले लें, उनको हम सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे कि आप ये डिवेंचर्स होल्डर्स हैं, जैसे आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो डिवेंचर्स होल्डर को भी एक ज़रिया है फ़ंड को रेज़ करने का। फाइनेंसिंग decision is concerned with deciding how much to raise from owners fund and how much from borrowed fund। फाइनेंसिंग डिसीज़न ये कंसर्न करता है कि आप जो डिसीज़न लें वो ऐसा लें कि किस तरह से आपको ओनर्स फंड से या आपको किस तरह से बोरोड फंड से पैसा निकलवाना है। यानी कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड, तो दोनों में से आप किसको चूज़ करेंगे और किससे आप पैसा निकालना चाहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, फाइनेंसिंग डिसीजन इज़ कंसर्न विद द डिसीजन हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर्स फंड, कितना आपको ओनर्स फंड से लेना है, कितना रेज कर सकते हैं, और हाउ मच फ्रॉम दी बोरोड फंड, कितना बोरोड फंड से ले सकते हो। बोथ दी सोर्सेज हैव देयर ओन पिक्यूलियर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जो ये बोथ सोर्सेज हैं ये पूरे सोर्सेज से डिपेंड करते हैं किस तरह के इंटरेस्ट आपको क्या क्या इनकी मेरिट है, डीमेरिट है। यानी बोरोड फंड के अपने मेरिट डीमेरिट है और शेयर होल्डर्स फंड के अपने मेरिट डीमेरिट है। तो पहला पॉइंट है बोरोड फंड। बोरोड फंड आर मोर रिस्की as they involve commitment of fixed interest payment whether or not firm have earned profit। borrowed fund जो होता है रिस्की ज़्यादा होता है। किसके लिए रिस्की होता है, कंपनी के लिए रिस्की होता है, ओनली बिकॉज जो कंपनी ने कमिटमेंट की है कि हम इतना आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो बोरोड फंड में कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको उनको पेमेंट करनी ही पड़ती है, क्योंकि आपने उनको वादा किया है, आपने कमिटमेंट किया है कि आप उनको इंटरेस्ट ज़रूर पे करेंगे बिकॉज यू आर दी डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। एज दे इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट ओके एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। उसके अलावा इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी कंपनी चाहे ख़त्म हो रही हो यानी कि वाइंड अप हो रही हो, चाहे लॉस में हो, अगर डिवेंचर होल्डर का पेमेंट मैच्योर हो गया है, प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योर हो गया है, तो आपको उनके प्रिंसिपल को भी रिटर्न करना पड़ता है। यानी जितना उन्होंने, मान लो मैंने आज 1 लाख रुपये खर्च किया किसी कंपनी में, उसका रिटर्न मैं इंटरेस्ट हर साल ले रही हूँ, हर साल मुझे इंटरेस्ट कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो आज से 5 साल के लिए मान लो मैंने वो लिया है, तो 5 साल बाद मुझे 1 लाख रुपये विद माई इंटरेस्ट वापस कर देना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड ओनर्स फंड आर लेस रिस्की एज दे आर नो सच कमिटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये भी बोल रहा है कि जैसे कि कंपनी है, कंपनी ने बोला कि आपको शेयर होल्डर्स क्या है, कंपनी के लिए बहुत ही लेस रिस्की है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देखा जा रहा है कंपनी के लिए लेस रिस्की, क्योंकि कोई उन्होंने कमिटमेंट नहीं की होती है कि वो पेमेंट डिविडेंड का करेंगे ही करेंगे। डिविडेंड में एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास डिविडेंड है, शेयर्स है, तो डिविडेंड का ये पॉइंट है कि अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो तब कुछ अमाउंट बच रहा है, यानी प्रॉफिट होने के बावजूद भी अगर आप सबको पेमेंट कर रहे हैं तब कुछ अमाउंट बच रहा है, तब इक्विटी को मिलेगा। अगर
कोई भी अमाउंट नहीं बच रहा तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई राइट नहीं है कि वो आपको आके आपके डिसीज़न में इंटरफेयर करे। यानी कि उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी एंगल से कंपनी के से पैसा मांगने के हकदार होंगे। यानी कि अगर कंपनी को लॉस है तो भी इनको कोई भी डिविडेंड में ही नहीं मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पूरा सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर कुछ बचता है तब कंपनी को पेमेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फाइनेंस रिस्क। फाइनेंस रिस्क क्या होता है? इज़ द रिस्क दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट हिज पेमेंट ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल रिस्क होता है पैसे का रिस्क। पैसे का रिस्क होता है जब फर्म अपने सारे ऑब्लिगेशन को पे नहीं कर पाता, यानी कि हर तरह के पेमेंट को नहीं कर पाता, अपने सारे कमिटमेंट अपने सारे पेमेंट नहीं कर पाता, उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। इट मीन्स देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन डेट फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या है कि डेट फाइनेंसिंग में बहुत तरह के फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल। और ओवरऑल रिस्क क्या होता है? कितना डेट है टोटल कैपिटल में, यानी टोटल जो लायबिलिटी साइड होता है उसमें टोटल कैपिटल में कितना डेट है। जैसे कि अगर आपने ज़्यादा बोरोड फंड ले रखा है तो उतना ही आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, मगर शेयर होल्डर्स फंड में ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका कुछ वो दे आर दी ओनर, तो वो रिस्क को भी बेयर करते हैं, वो लॉस को भी बेयर करते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा वो रिस्की नहीं माना जाता। मगर बोरोड फंड अगर ज़्यादा है तो वो रिस्की माना जाता है, फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि वो हमको पेमेंट टाइम टू टाइम करना होगा, चाहे कंपनी वाइंड अप ही क्यों ना है हो जाए आफ्टर सम ईयर ऑफ लॉसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वॉल्व एनालाइजिंग द रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएट विद ईच सोर्स ऑफ finance in order to decide a judicious fix of both debt and equity. फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? ये एक तरह का रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है जो रिस्क है, यानी कि आप जो कॉस्ट इन्वेस्ट करते हो वो आपको देना ही पड़ेगा एट द फ्यूचर, एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी। यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर मान लो डेट और इक्विटी दोनों हैं, यानी कि ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस इन ऑर्डर टू डिसाइडिंग आ जुडिशियल ऑफ मिक्स बोथ डेट एंड इक्विटी, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है? रिस्क का। अब रिस्क किस में है? दोनों में कुछ ना कुछ रिस्क है, इसमें ज़्यादा है डेट में, इसमें कम है। तो अगर दोनों में रिस्क है तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? इज़ अ मिक्सचर। ये किस चीज़ का मिक्सचर है? ये रिस्क और कॉस्ट का मिक्सचर है। जो रिस्क और कॉस्ट किस पे बेस होती है? वो भी एक मिक्सचर पे बेस होती है, दैट इज़ डेट एंड इक्विटी। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट, बोरोड फंड आर कंसिडर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एज इंटरेस्ट पेड इन द डिडक्टिबल एक्सपेंसेस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बोरोड फंड को चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो हम टैक्स पे करने के बाद देते हैं। तो यानी कि इसको चीप क्यों माना है? क्योंकि हमारी जेब से कम पैसा जाता है, हम टैक्स भी काट लेते हैं तो हमारी जेब से कम पैसा जाता है, इसीलिए इसको चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा गया है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड। ये कॉस्ट ऑफ जो रेजिंग फाइनेंस है इसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी बोरोड फंड में जो पैसा हम लगाते हैं उसको फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फ़ंड रेज करने में हमारी मदद करता है। लास्ट लाइन देखिए 10, फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विद डिसाइडिंग हाउ मच टू बी रेज फ्रॉम ईच सोर्स। कितना हमको ईच सोर्स से चार्ज करना है फाइनेंसिंग। दिस डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि ये एक तरह से डिटरमाइन करता है ओवरऑल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, या हम कहाँ से रेज़ कर सकते हैं फ़ंड को, और कितना इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। आपको ये सारे एनालिसिस करके ही फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है इसके क्या क्या फैक्टर्स है जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फैक्टर अफेक्टिंग
फाइनेंसिंग डिसीज़न। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फाइनेंसिंग डिसीज़न को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कॉस्ट है, रिस्क है एंड सो मैनी अदर्स। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।